हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जो है अपने पढ़ाई के साथ मन लगाकर जुड़े होंगे। ठीक है, आज फिर से हम जो है एक नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ सक्सेस ऑन कैश पे जुड़ गए हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे भारत से हम क्या सीखे। ये जो पार्ट है प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे, ये मैक्स मूलर यानी ये जर्मन के रहने वाले हैं, उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, इसमें जो है हम इसमें जो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसको जानेंगे। आइए पहले परिचय हो जाए पाठ का। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चों ये जो है पार्ट 3 है। इसके जो लेखक हैं प्यारे बच्चों, जो लेखक है वो है मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर है। पार्ट 3 के जो लेखक कौन है? मैक्स मूलर है। चैप्टर का जो नाम है प्यारे बच्चों, पाठ का जो नाम है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। क्या सीखे, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये जो चैप्टर है मैक्स मूलर के द्वारा, जरूर देखो क्या होता है। जैसे सिविल सर्विस आप लोग समझते हैं, भारत में जो सिविल सर्विस होता है यानी यूपीएससी का जो एग्जाम होता है प्यारे बच्चों, इसमें कुछ जो है जर्मन के कैंडिडेट जो होते हैं सिलेक्ट होते हैं। जर्मन कैंडिडेट क्या होते हैं? सिलेक्ट होते हैं। तो उनसे बताते हैं कौन, एक ये जो चैप्टर है एक प्रकार का भाषण है। क्या है प्यारे बच्चों? भाषण है। ये जो चैप्टर है भाषण है। ठीक है, यानी जैसे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो ये भाषण हुआ ना, लेक्चर हुआ। तो ये चैप्टर जो है लेक्चर है। ये जो है यूपीएससी कैंडिडेट है, यानी यूपीएससी के क्लियर करके एग्जाम को क्लियर करने जर्मन से आने वाले जो छात्र हैं भारत में, उनसे ये भाषण की कड़ी में जर्मनी में बताते हैं कि भारत कौन सा देश है, क्या है, भारत में क्या सीखना चाहिए, तो सब चीज बताते हैं। उसी भाषण का जो है ये क्या है, एक रूप है। उसी भाषण का जो है उन्हीं मैक्स मूलर के भाषण का जो है भाषा अंतरण है। क्या है? भाषांतरण है, यानी भाषा को चेंज किया गया। क्या है प्यारे बच्चों? भाषा अंतरण है जिसको चेंज किया गया है। ठीक है, और किए कौन है? भाषा को जो चेंज किए प्यारे बच्चों, भवानी शंकर त्रिवेदी। कौन किए हैं? जो ये भाषण है, इस भाषण को चेंज किए प्यारे बच्चों डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। त्रिवेदी मतलब होता है 3 भाषाओं को जानने वाले, उन्हीं के साथ द्विवेदी मतलब 2 भाषाओं के जानने वाले। तो कह रहा है ये जो भाषा है, यानी जो भाषण है, जो मैक्स मूलर जो है जर्मनी में दे रहे हैं भाषण, उस कैंडिडेट को बता रहे हैं कि भारत में ये है, भारत में ये है, भारत जो है सभी धर्मों को मानने वाला देश है। इस सब चीज का जो भाषण का जो चेंज किए हैं लैंग्वेज, वो कौन किए हैं? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी किए हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को चैप्टर में क्या है ये सारा समझ में आएगा। ठीक है, भारत में जो है क्या क्या है, कौन सी भारत की भाषा से क्या क्या सीखनी चाहिए, सारा जो है मैक्स मूलर बताया है। ठीक है, उसी चीज को क्या किए भवानी शंकर, उसको ठीक किए हैं, भाषा में हिंदी भाषा में चेंज किए और आज हम लोग पढ़ रहे हैं और आपके हिंदी में दिया हुआ पाठ था। तो अब जो है इतना चैप्टर का परिचय हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो और जो है अगर हमारा वीडियो आप लोग अच्छा लगता है प्यारे बच्चों, आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्यारे बच्चों लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और कमेंट और जो है सब्सक्राइब करना, तो आज आप लोग जो है पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जो है ऑल देता है उस ऑप्शन को क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, इतना आप लोग को प्यारे बच्चों जरूर करना है। ठीक, अब जो है हम चैप्टर में प्रवेश करते हैं।
देखिए पार्ट थर्ड है प्यारे बच्चों, क्या है पार्ट थर्ड है। भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे और पूछा जाए यह पाठ कैसा है। भारत से हम क्या सीखे और पूछा जाए यह पाठ कैसा है, तो आप लोग क्या बताइएगा प्यारे बच्चों। ये पाठ जो है भाषण है, ठीक, पार्ट थर्ड है। ये रहे प्यारे बच्चों कौन, मैक्स मूलर, ये आपके रहे मैक्स मूलर। फिगर देख लीजिए, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक है। मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मनी के रहने वाले हैं, ठीक। अब जो हम लेखक का परिचय, लेखक का परिचय यानी जो मैक्स मूलर है उनका परिचय, ठीक है। देखिए मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 में, कब, 6 दिसंबर 1823 में जर्मनी के डेसाउ नगर। पिता का नाम, देखिए जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत में जो है किसी राज्य में रहते हैं, किसी राज्य के जो है जिला में रहते हैं और जिला के जो है ब्लॉक में रहते हैं ना, उसी तरह जो है ये जर्मनी के डेसाउ नामक नगर, ठीक है, डेसाउ नामक नगर के निवासी थे जर्मनी के। पिता का क्या नाम था, विलहेलम, पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों, विलहेलम मूलर। मौत जो है इनके पिता की मौत कब हुई, 28 अक्टूबर 1900 में, 28 अक्टूबर। पिता की मौत नहीं प्यारे बच्चों, इन्हीं की मौत, किनकी, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई है, 28 अक्टूबर 1900 में कहा हुई है, मृत्यु हुई है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ, 6 दिसंबर 1823 में, और इनके पिता की मृत्यु कब, 28 अक्टूबर 1900 में, ठीक। आगे देखिए रचना हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद इन्होंने किया, जो इन्होंने लिखे है, रचना की है। हितोपदेश का जो भारत की किताब है, ग्रंथ है, इसको कहा कि जर्मन भाषा में कौन अनुवाद किए है, मैक्स मूलर, ठीक है। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया। इन्हें यानी मैक्स मूलर को सवाल ऑब्जेक्टिव पूछता है यार बच्चों कि विक्टोरिया की रानी है, ठीक, इंग्लैंड की, विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया, क्या बताइएगा आप लोग, मैक्स मूलर, ठीक। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं प्यारे बच्चों। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों, यहाँ पर नता होना चाहिए, वेदांतियों का भी क्या कहा है, वेदांती कहा है। देखिए हितोपदेश ये जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। इन्हें विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि सम्मानित किया गया है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को मैक्स मूलर को वेदांतियों का कहा है, वेदांती कहा है, ठीक है। अब इतना बात आप लोग समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हम आप लोगों को लेखक का परिचय बताएं। देखिए इसमें भी यही लेखक का परिचय भी है। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर, क्या नाम है उनका, विश्वविख्यात विद्वान है, यानी पूरे विश्व में क्या है, इनकी ख्याति है, इनके नाम है, ठीक है, पूरे विश्व में। विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म जो है आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म, मैक्स मूलर का जन्म। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, कितने वर्ष के, 4 साल के, मात्र जब 4 साल के थे मैक्स मूलर, उनके पिता विलहेल्म मूलर नहीं रहे। जब मैक्स मूलर, देखिए कितना इंसान जो है दिक्कत से क्या होता है, जितना ही दिक्कत आता है आप लोग के पास, जितना ही समस्या आती है, आपको उभारने के लिए आते हैं। आपके अंदर जो शक्तियाँ छुपी हुई है प्यारे बच्चों, उसको बाहर निकालने के लिए क्या आती है, दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। हम लोग जो है क्या करते हैं, परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। अगर परेशानी आ रही है तो समझिए आपको अंदर जो कुछ खूबी है उसको ऊपर वाले बाहर निकालना चाहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए, उनके पिता विलहेल्म मूलर नहीं रहे। जब ये 4 साल के थे, सोचिए 4 साल के थे तो इनके सर से क्या होगा, पिता का साया हट गया,
मैक्स मुलर के, ठीक है। पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। आर्थिक स्थिति क्या हो गई? बहुत ही दयनीय हो गई। अब घर में कमाने वाले इनके पिता थे, वही मर गए तो स्थिति दयनीय हो गई। स्थिति क्या होगी प्यारे बच्चों? दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मुलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, वो अपने पढ़ाई करते रहे। बचपन में वे संगीत के अतिरिक्त बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे। अब बताओ, बचपन में ही संगीत सीख लिए थे, ग्रीक भाषा भी जान गए थे, लैटिन भाषा भी जान गए थे। ये 3 चीजों क्या हो गए थे? निपुण हो गए थे। तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। और लैटिन भाषा में क्या लगे थे प्यारे बच्चों? कविताएं भी लिखने लगे थे, ठीक है। इसीलिए कहा भी गया प्यारे बच्चों, इंसान को जो है मजबूरी जो है कम उम्र में क्या कर देती है? उसको बड़ा कर देती है, ठीक है। आप लोग देखोगे छोटे छोटे होटल, बड़े बड़े होटलों में छोटे छोटे जो बच्चे काम करते हैं, जिनका उम्र जो अभी 10 साल है, 12 साल है, छोटे छोटे बड़े होटल, आप जो है ठेला पर देखिएगा किसी होटल में या कहीं भी, जो है 10 साल का लड़का, 12 साल का जो है लड़का क्या कर रहा है? कुछ मांग रहा है, कुछ कर रहा है। तो आप लोग बहुत खुशनसीब है प्यारे बच्चे, जो आपको इतना कुछ मिल रहा है पढ़ने के लिए और आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सोचिए, वो लड़का सब पढ़ना चाहता है, उसके बाद उसके पास घर की मजबूरी है, उसके पिता नहीं है, तो कहाँ से पढ़ेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को सब कुछ मिल रहा है तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए, ठीक है प्यारे बच्चों। ये जब 4 साल के थे तो बचपन में क्या क्या सीख लिए थे प्यारे बच्चों? वो संगीत सीख लिए थे ना, ग्रीक भाषा को जान गए थे, ग्रीक भाषा और क्या जाने थे, और लैटिन भाषा को भी जान गए थे, और कविताएं भी लिखने लगे थे। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 वर्ष की उम्र में, जब ये 8 वर्ष के हुए, 8 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 2 भाषा जानने के बाद प्यारे बच्चों, 2 भाषा जानने के बाद उन्होंने क्या किया? संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा, ठीक है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इन्होंने जो 8 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का क्या कर दिया? अध्ययन आरंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद से हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करा। इसी समय उन्होंने कठ और क्रेन आदि उपनिषद का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। ये जो है कठ और क्रेन जो है, ये जो है भारत का उपनिषद है, इसको क्या किया? जर्मन भाषा में प्यारे बच्चों अनुवाद करें, ठीक। तथा मेघदूत का जर्मन पद्य अनुवाद भी किया। मेघदूत जो है ग्रंथ, मेघदूत जो है काव्य है, उसको क्या किया? जर्मन भाषा में ये अनुवाद भी कराए थे। कौन? मैक्स मुलर, ठीक है प्यारे बच्चों। जर्मन भाषा में मेघदूत को, कट को और क्रेन को और किसको? हितोपदेश को। इन सारे चीजों को क्या किया था? जर्मन भाषा में खुद वो अनुवाद किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर उन थोड़े से पाश्चात्य विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता के मूल स्रोत माना। वैदिक ज्ञान यानी वेद का ज्ञान और मानव स्रोतों का, मानव सभ्यता को मूल स्रोत माना, ठीक। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांती भी कहा। उनका भारत के प्रति, किसका? मैक्स मुलर का भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। उन्होंने मैक्स मुलर ने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। उनके प्रकांड पंडित से प्रभावित होकर लोगों के सामने जब प्रकट किए, तो उनके प्रकांड और पंडितत्व से प्रभावित होकर सामग्री महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें अपने ओसबॉर्न प्रसाद में, ठीक है, प्रसाद में ओसबॉर्न प्रसाद
ठीक है प्यारे बच्चों, सही था। उर्सुबन प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ ऋग्वेद जो भारत की ग्रंथ है, ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था, जो उनके प्रकांड पंडितत्व से प्रभावित होकर, ठीक है, महारानी विक्टोरिया ने 1868 ईस्वी में उन्हें कहा किया कि आप ऋग्वेद तथा संस्कृत की भाषाओं में तुलना कीजिए, ऋग्वेद तथा संस्कृत और यूरोपियन भाषा में क्या कीजिए, तुलना कीजिए। देख रहे हैं, ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों को व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया था। किनको? मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया ने बुलाया था, आमंत्रित किया था अपने उर्सुबन प्रसाद में, इनका एक जगह है वहाँ बुलाई थी और कहा था आप ऋग्वेद तथा संस्कृत और यूरोपियन आदि भाषाओं पर जो है व्याख्यात्मक तुलना देना है कि कौन बेस्ट है। ठीक है, सुनेगा प्यारे बच्चों। उस भाषण को सुनकर, जो विक्टोरिया बुलाई थी भाषण देने के लिए, उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया इतनी प्रभावित हुई कि विक्टोरिया जो है इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। उस भाषण को सुनकर विक्टोरिया जो इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने किसी उपाधि प्रदान कर दी, नाइट की उपाधि प्रदान कर दी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगी। ये जो उपाधि जो दी, ये मैक्स मुलर को जो है बहुत छोटा सम्मान लगा, ठीक है, बहुत तुच्छ लगा और उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। मैक्स मुलर ने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? अस्वीकार कर दिया, लेने से इनकार कर दिया। भारत भक्त, संस्कृत अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में क्या हो गया? निधन हो गया। कह रहा है भारत के भक्त, संस्कृत अनुरागी, संस्कृत के प्रति लगाव रखने वाले एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का क्या हो गया प्यारे बच्चों? 28 अक्टूबर 1900 में क्या हो गया? वो ईस्वी में निधन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम, सुनिए यहाँ से। प्रस्तुत जो पाठ है, प्रस्तुत आलेख वास्तव में भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण को श्रृंखला की कड़ी है। श्रृंखला की क्या है? कड़ी है। कह रहा है यह जो पाठ है भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी, 1800 में अंग्रेज अधिकारियों क्या था? आगमन होता था, अंग्रेजों का अधिपत्य था। तो चयनित अंग्रेज अधिकारी के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषण की श्रृंखला की एक कड़ी है। भारत को क्या किया जाए? संबोधित किया जाए, उनके सामने बताया जा रहा है कि भारत क्या है। प्रथम भाषण का यह अविकल रूप से संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, जिसका भाषांतर यानी भाषा में चेंज किए, जर्मन भाषा में बोले थे और उसको चेंज किए हैं। भाषांतर डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनता, मैक्स मुलर ने क्या कहा? भारत की प्राचीनता और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हुए नए आने वाले नवआगंतु अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत से बहुत कुछ सीखती है और ग्रहण करती आई है। प्यारे बच्चों, इसमें बताया यह है कि जब अंग्रेज जो 1800 ईस्वी में हुए थे, जो चयनित हुए थे सिविल सर्विस में, उनको बुलाया गया कि भारत के बारे में बताइए। तो उन्होंने जर्मनी में क्या बताया था प्यारे बच्चों? कि भारत की जो सभ्यता है वो बहुत कुछ दुनिया भर की सभ्यता का करती सिखाती है। इससे बहुत सी यूरोपीय जो कंट्री है, यूरोपीय देश है, उनको क्या चाहिए? भारत से सभ्यता से सीखनी चाहिए। उसी जर्मन भाषण की कड़ी को जो है डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने कहा कि भाषा को आल्टर किए, जिसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैक्स मुलर ने जो है जर्मन भाषा में अधिकारियों को बताया था, भाषण में समझाया था, वही जो है हम उसको हिंदी में आज पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये पाठ का आप लोग परिचय समझ में आया होगा और पाठ में क्या पढ़ना है ये भी आप लोग को बुझाएगा प्यारे बच्चों। अब जो है पाठ में हम लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। ठीक है, आप लोग करना कुछ नहीं है, बस वीडियो में जो बने रहना है और शांति पूर्वक जो है पाठ के एंजॉय करना है, पाठ के साथ देखना है।
हम आपको 100% आश्वासन दिलाते हैं कि ये जो चैप्टर है आप लोग समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये रहा सुनिएगा, उनके लिए भी यह सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि वे इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतने ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेश अभिमान के लिए विलोपन की इस दौर में इस भाषण की विशेष सत करता है। नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति ज्ञान साधना प्रकृति विवादी का महत्व का प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषा से प्राप्त कर सकेगी। थोड़ा सा और बच गया था प्यारे बच्चों भाषण में का, ठीक है, पाठ के परिचय में से कह रही है यह पाठ जो है आज भी जो है सम्मान जो दिला रही है दूसरे देशों में भारत के लिए, ठीक है, और आज भी ये स्वदेश अभिमान है। क्या है देखिए प्यारे बच्चों, बल्कि स्वदेश अभिमान के लिए क्या है विलोपन है। इस दौर में भी यह जो भाषण है आज भी हमें स्वाभिमान दिलाती है दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों में, ठीक है। तो जो है अब जो है पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से प्यारे बच्चों क्या होता है, पाठ जो है स्टार्ट होता है। अब तो प्यारे बच्चों यहाँ से जो है कि हमारा पाठ स्टार्ट होता है, ठीक है। आइए हम पाठ में प्रवेश करते हैं। यहाँ से आप लोगों को बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। कह रहा है सर्व विद्या संपदा, सभी विद्या में संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण, प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, कौन सा देश है यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश क्या है, भारत है। कह रहा है सभी विद्या में सभी प्रकार के विद्या में संपूर्ण से यानी परिपूर्ण और जो है प्रकृति सौंदर्य से क्या प्यारे बच्चों परिपूर्ण वह कौन सा देश है यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें, यानी पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने के लिए कहें, पूरी पृथ्वी को घूमने के लिए कहें और पूछे कि वह देश कौन सा है जिसमें सभी विद्या का है, संपदा है और सब चीज परिपूर्ण है, तो उस देश का नाम क्या लूंगा मैं, उस देश का नाम बताऊंगा। वो देश है क्या है, भारत। भारत जहाँ सभी विद्या का है, संपूर्ण है और जो सौंदर्य से क्या है वो परिपूर्ण है, ठीक है। इस बात को कौन कह रहे हैं, इस बात को जो है प्यारे बच्चों मैक्स मुलर कह रहे हैं, वो भी किस भाषा में, जर्मनी भाषा में। और इसको हम लोग को भाषा चेंज हिंदी भाषा में पढ़ रहे, इस हिंदी भाषा को कौन चेंज किए, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो मैक्स मुलर कह रहे हैं सर्व विदा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वो देश कौन सा देश है, भारत, ठीक है। आगे देखिए भारत जहाँ भूताल पर ही स्वर्ग है, यानी पृथ्वी पर क्या है, स्वर्ग है। धरती पर क्या है प्यारे बच्चों, स्वर्ग है। भारत स्वर्ग की छटा जो है निखर रही है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं का विचार किया और उनमें से कई ऐसे समस्याओं का समाधान ढूंढा, तो ऐसे में नाम लूंगा भारत, ठीक है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि भारत जहाँ भूताल पर क्या है, यानी पृथ्वी पर क्या है, स्वर्ग की छटा निखरा रही है, यानी घूम रही है। यदि आप यह जानना चाहे कि मानव मस्तिष्क की सबसे उत्तम उपलब्धियां, मैंने मानव मस्तिष्क ने कहाँ तक उपलब्धि हासिल की, कहाँ तक पहुंच गए, मैंने सबसे ऊंची शिखर पे, तो वो देश क्या है, वो देश है भारत। जो आप लोग देखते हैं प्यारे बच्चों, किसी भी देश में जाइए गूगल का सीओ सुंदर पिचाई जो भारत के हैं। भारत जो है इतनी दिमाग में आगे बढ़ चुका है कि जो है प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में और आधुनिक काल में भारत का नाम होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सुने होंगे गूगल हैक हो गया, तो ये सब दिमाग भारत की मानव मस्तिष्क की सोच है। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, कवि जो कह रहे हैं यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और वो किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कई ऐसे समाधान
संविधान और यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति युद्ध विचारधारा सदा अवगन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसे कौन सी संहिता पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन अंतरात्मा परिपूर्ण और अधिक सर्वगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्ण मानवीय बन जाए। ठीक है, कह रहा है प्यारे बच्चों कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम यानी हाई लेवल तो सोचने का उपलब्ध जो हासिल है, किसको हासिल है? भारत को हासिल है। और जो है ऐसी गंभीर समस्याओं से समाधान भी किसने निकाला है? भारत ने निकाला है। कह रहा है यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदिया के विचारधारा में सदा अवगन करते रहने वाले हम यूरोपियन, वो अपने देश को बोल रहे हैं कि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगहन करते रहने वाले हम यूरोपियन को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतर आत्मा परिपूर्ण, अधिक सर्वगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहें कि संपूर्ण मानवीय बन जाए। क्या कहें? यूं कहें कि आपका जीवन जो है संपूर्ण मानवीय बन जाए। और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो एक बार फिर मैं भारत का ही नाम लूंगा। प्यारे बच्चों, इतना जो है भारत चीज में है जिसको हम रहते हैं तो भारत का कदर नहीं करते। देखिए कितना अच्छा बात बोले हम, ये हमारा जीवन क्या हो जाए? सुधर जाए। जीवन ही नहीं, शाश्वत जीवन, जो जीवन लेना है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्या हो जाए? यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म भी तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो एक बार फिर मैं भारत का ही नाम लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। जो लोग आजकल भारत में घूमकर आए हैं, जो लोग आज मैंने आधुनिक काल में, अभी की डेट में जो लोग प्यारे बच्चों भारत घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कोलकाता प्यारे बच्चों, कोलकाता, मुंबई, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहर को ही याद है। जबकि मेरा, कवि बोल रहे हैं मैक्स मुलर, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थ में, रियल वर्ड में, रियल शब्दों में कहा जाए तो भारत के नागरिकों, ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं से हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो सच्चे भारत के, अगर आप लोग कह रहे हैं कवि, अगर आधुनिक काल के जो कवि हैं, आधुनिक काल के जो लोग घूम कर आए, उनका ध्यान जो मुंबई होगा, मद्रास होगा, कोलकाता होगा, ऐसे ही शहरों में होगा। लेकिन मैक्स मुलर कह रहे हैं प्यारे बच्चों, सच्चे भारत के अगर दर्शन करना है, सच्चे भारत की क्या करना है प्यारे बच्चों? अगर दर्शन करना है तो जो है आप लोग को गांव में ही प्रवेश करना पड़ेगा। गांव में ही क्या है, सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों? सच्चे अर्थ में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहे हैं, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं, यानी ग्राम में ही हो सकते हैं। 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी वैसे ही अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही क्या है, वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। कह रहे हैं 2-3 हजार वर्ष पुराना है क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है, जिनका समाधान 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी उतना ही अवांछनीय है। कह रहे हैं 2-3 हजार वर्ष पुराना है क्यों, आज का भारत भी ऐसी अनेक समस्याओं से क्या है, भरपूर है। भारत ऐसी अनेक समस्याओं से क्या है, भरपूर है, जिनका समाधान जो है यूरोपीय लोगों के पास भी क्या है, नहीं है। ठीक है, इसका समाधान किसके पास है? हम भारतीय के पास है, जिनका समाधान 19वीं सदी के यानी 19वीं सदी यानी 1901 से लेकर प्यारे बच्चों 1999 तक, ठीक है, कह रहे हैं 19वीं सदी के हम यूरोपियन लोगों के लिए भी क्या है, उतनी ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है। कह रहे हैं केवल वो भारत जो इतना विकसित देश है, इतना उत्कृष्ट दिमाग वाला देश है, उसको सिर्फ पहचानने की क्या है, हम लोग को आवश्यकता है। यदि आपकी अभिरुचि, कह रहे हैं जर्मन के लोगों से कह रहे हैं, यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा।
यदि आपके आपके मन में उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में आपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत के प्रवास ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वाह समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि आप बड़े बड़े समस्याओं के विचारक समस्याओं को निदान चाहते हैं, तो जो है जो कह रहे हैं आप लोग जर्मन भाषा में, यदि आप बड़े बड़े समस्याओं को जो है समाधान चाहते हैं, यानी श्रेष्ठतम विचारक वहाँ सोच विचार करते हैं, तो आपको एक बार फिर भारत में ही आना पड़ेगा। यानी गंभीर समस्याओं का जो है समाधान ढूंढना चाहते हैं, जहाँ जर्मनी के लोग यूरोप के लोग सोचते हैं उस समस्या का समाधान, तो उस समस्या का समाधान जाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? आपको भारत ही आना पड़ेगा। ठीक है, वो जो है जर्मनी भाषा में अंग्रेजी से बता रहे हैं। आगे सुनिए। आपको अपने भारत प्रवास के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से निर्वासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, किसमें प्यारे बच्चों? भू यानी पृथ्वी के बारे में रुचि रखते हैं, भू विज्ञान में रुचि रखते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका का विशाल भूप्रदेश, हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूप्रदेश आपकी क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में, यानी जो दवाइयाँ में, जो मेडिकल के दवाइयाँ में, वनस्पति जगत में विचार करना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी है, ऐसे यहाँ पे ऐसे वनस्पति मिलते हैं, ऐसे जड़ी बूटियाँ मिलती है जो हर्क जैसे एक प्रकार के वनस्पति है प्यारे बच्चों। हर्क जैसी अनेक वनस्पतियाँ वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। ये जो वनस्पतियाँ है, ऐसी अनेक वनस्पतियाँ जो है वैज्ञानिक को अपनी क्या करती है? खींचती है। ऐसे वनस्पतियों का क्या है? भारत में फुलवारी है। अगर आप वनस्पति विज्ञान की जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको भारत ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अनेक वनस्पतियाँ जो है विज्ञान की हमारा ध्यान क्या करती है? आकर्षित करती है। ये जो है अपने यूरोप वासियों को ये सब बातें बता रहे हैं कि भारत में ये चीज़ें क्या है? उपलब्ध है प्यारे बच्चों। ठीक है, भारत में ये चीज़ें क्या है? उपलब्ध है, ये बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है, छोटे छोटे जीव जंतुओं के अध्ययन में है, तो आपका ध्यान श्री हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिन भारत के कलंतरों के छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन में सबसे सुनहरे सपने की साकारता है। कह रहे हैं प्यारे बच्चों, अगर आप जीव जंतु के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये जो है श्री हेकल, ये जो है जर्मनी के हैं। ये क्या है? जीव जंतु को, बहुत सारे जीव जंतु को खोज किए इन्होंने और नाम दिया। कौन? श्री हेकल। ठीक है, तो ये आए थे भारत घूमने के लिए, उस समय क्या किए? खोज किए भारत में जीव जंतु को। और अवश्य होगा, जो इन दिन भारत के कंतरों के छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं, नाम भी कमा रहे हैं। भारत का यह निवास काल, जब भारत में आए थे, वह काल, निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहरे सपने को साकारता है। उनके जीवन का, किनके जीवन का? श्री हेकल के जीवन का करता है, साकारता है। जब ये भारत घूमने आए थे तो बहुत सारे जीवों का नाम किया, खोज किया, तो उन्हें बहुत उपलब्धि मिली, यश मिला, नाम मिला। किनको? इनको। जब ये भारत घूमने आए थे तो उस जो जितने दिन रहे हैं उनको क्या है? उनके जीवन का सबसे सुनहरा पल है। यानी भारत में जो पल बिताए, जितने दिन भी रहे, वो उनके लिए क्या है? सबसे सुनहरा पल है इनके लिए। ठीक है, यदि आप निर्वंश विद्या से अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों, नववृंश विद्या मतलब होता है मानव शास्त्र। ठीक है, मानव से जुड़ी बातों को अध्ययन करना क्या कहलाता है? निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको जीता जाता क्या है? संग्रहालय ही लगेगा। तो मानव के प्रति कैसा व्यवहार करना है, इससे जो है भारत से और कोई देश नहीं सिखा सकता है कि जो है मानव के साथ कैसे व्यवहार करना है। इस चीज़ को है जो है भारत से आप जो है दूसरे देश में इस चीज़ को सीख ही नहीं सकते हैं कि बड़ों को कैसे इज्जत करना है, माँ को पैर छूना है। ठीक है, इससे आप जो है इतना संस्कार, इतना सभ्यता जो है और किसी देश में
मिलने वाला है नहीं। नववृष विद्या का है, ये जीता जाता संग्रहालय। कौन? भारत। आगे सुनिए, यदि आप पुरातत्व प्रेमी है, यानी पुराने चीजों के प्रेमी है, पुराने चीजों में बेची रखते हैं, उत्सुकता रहता है, कह रहे यदि आप पुरातत्व प्रेमी है यानी पुराने चीजों के प्रेमी है, और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू, पुराने चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने का अनंत अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा विहारों के ध्वंस विशेष के खोज निकालने के लिए आपका फावड़ा अतुर हो उठेगा। कह रहा बच्चों, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है यदि आप पुराने चीजों में यानी जो प्राचीन चीजों में उसका प्रेमी है, पुराने चीज में प्राचीन काल में क्या था क्या नहीं था उसके आप जो है उत्सुक जानने के उत्सुक रखते हैं, तो आपको जो है नालंदा विश्वविद्यालय से क्या क्या अवशेष मिलेगा आपको है जानकर खुशी होगी। तुरंत आप उसके क्या चाहते हैं निकालने के लिए आप उत्सुक हो जाएंगे। कह रहा है यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि बिहार के ध्वंस विशेष को खोज निकालने के लिए आपका फावड़ा अतुर हो उठेगा। फावड़ा क्या होगा? फावड़ा मतलब होता है कुदाल। आपके अंदर का बेचैनी क्या होगा? दौड़ उठेगा कि आप जो है तुरंत उत्सुक हो जाएंगे कि पटना में क्या था, नालंदा विश्वविद्यालय में क्या ऐसा अवशेष बचा है, आप जो है रिसर्च करने लगेंगे। ठीक है। कह रहा है चमक के किसी प्राणी के कोई भाग ढूंढ निकालने अनंत का अनुभव किया हो, तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व संस्था की वार्षिक रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है प्यारे बच्चों, कनिंघम यानी भारत का एक रिपोर्ट आता है हर साल जो आता है कि कहाँ क्या मिला, पुराने समय में कहाँ क्या था, इसकी रिपोर्ट का पढ़ लेनी चाहिए। इनकी रिपोर्ट आपको पढ़ लेनी चाहिए। इससे आपका जो है मन क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा कि पुराने समय में प्राचीन काल में कहाँ क्या था और क्या मिला। ठीक है। ये भारत के जो है प्राचीन इतिहासों में क्या नहीं क्या था ये जो है ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये जो है पैराग्राफ्स उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कह रहा है यदि आपके मन में आपके दिमाग में प्यारे बच्चों पुराने सिक्कों के लिए राजा महाराजा सम्राट हुए बाबर हुए, पुराने सिक्कों के लिए लगाव है। पुराने सिक्कों के लिए क्या है? लगाव है। जैसे हम लोग के समय आप लोग प्यारे बच्चों 8 आना 20 पैसे देखे होंगे कि नहीं देखेंगे? हम देखे हैं 8 आना। ठीक है। आप लोग देखे कि नहीं? तो भारत भूमि में ईरानी कैरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडेनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के, और क्या प्यारे बच्चों, मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। प्रचुर परिमाण में क्या होंगे? उपलब्ध होंगे। जब वारेन हेस्टिंग्स, ये एक अंग्रेज अधिकारी, ठीक है प्यारे बच्चों, वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का क्या था प्यारे बच्चों? गवर्नर जनरल था। तो बनारस के यानी वाराणसी के पास, बनारस के आसपास उसे 172 दारसी नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। कब मिला था प्यारे बच्चों? 172। जब ये क्या था? जनरल गवर्नर था भारत का। तो कहाँ मिला था? बनारस यानी वाराणसी के आसपास। ठीक है। वाराणसी के आसपास उसे 172 दारसी नामक सोने के सिक्के से भरा क्या मिला था? घड़ा मिला था जिसमें सोने का सिक्के क्या था? भरा था। और कहाँ मिला था? बनारस में मिला था। ठीक है प्यारे बच्चों। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं को, सोने से भरा सिक्के को यह नियति थी कि कंपनी के निर्देशक उनका ऐतिहासिक महत्व तो समझ ही नहीं पाए। कंपनी के जो इंग्लैंड के जो रहने वाले लोग थे उस सिक्के का ऐतिहासिक महत्व तो समझ ही नहीं पाए, और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। क्या किया प्यारे बच्चों? गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे, ये जनरल भारत जब इंग्लैंड लौटे, तो वे स्वर्ण मुद्राएं क्या हो चुकी थी? नष्ट हो चुकी थी।
अब यह आप लोग पर निर्भर करता है, आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी ना होने दें। कह रहा है जब वारेन हेस्टिंग्स को बनारस के आसपास सोने से सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था तो उन्होंने अपना नाम कमाने के लिए इंग्लैंड सरकार को दे दिया, हमने सरकार के पास भेज दिया। उस सरकार ने उस महत्व को नहीं समझा स्वर्ण मुद्राएं के, और उसको गला कर क्या कर बना डाला, उसको मुद्राएं नष्ट कर डाला, गला कर सोने की मुद्राएं को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो कह रहा है प्यारे बच्चों, ये ऐसी आपको समझ होनी चाहिए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप जो है ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण कार्य कभी ना होने देंगे भविष्य में। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक हम आपको जो है बात समझ में आई होगी। सुनिए अब जो है कह रहा है देवता विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता विज्ञान के कारण जो नया नया प्रकाश पड़ा है, वैदिक देवता या देवता विज्ञान मतलब देव विज्ञान, और वैदिक माने वैद से जुड़े विज्ञान। ठीक है, जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवता विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। संपूर्ण जो विज्ञान आया है उसके प्रभाव से संपूर्ण विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया है, किंतु बावजूद इसके लिए इसके सबसे सच्चे देवता विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है, अभी और भी जो इसमें बदलाव होनी है, और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं हो सकते हैं। जो विज्ञान है उसकी जो खोज है जितनी तेजी से यहाँ पर भारत में बढ़ रही है, इसकी इतनी व्यापक व्यवस्था व्यापक आगे बढ़ने के अलावा भारत के सिवा किसी अन्य देश में हो ही नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का जो विकास है वो भारत में सबसे ज्यादा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा और कई देश में हो ही नहीं सकती है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र, नीति कथा मत होता है नैतिक शास्त्र। ठीक है, नियम। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, नया जीवन क्या हो चुका है, संचार हो चुका है। ठीक है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नाना विद्या साधन और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही हैं। कह रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नाना विद्या साधन यानी अलग अलग विद्या का साधन और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से कहाँ आई है, पश्चिम की ओर आती रही हैं। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माने जाने लगा है। जो यूरोपियन में जो कहावत है और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत है, अब बौद्ध धर्म को क्या होने लगा, मानने जाने लगा है। किंतु यह भी अनेक समस्याओं से ऐसी है जो अनेक समस्या ऐसी हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गंध की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्धतम दार्शनिक प्लेटो के काटिला से मिलती है। यह दार्शनिक प्लेटो के काटिला से मिलती है। दार्शनिक प्लेटो ये नाम है। ठीक है, प्लेटो के काटली से मिलती है। ये कहावत कहाँ मिलती है, ये यूनान के प्रचलित एवं प्रसिद्धम दार्शनिक प्लेट है। ठीक है, ये नाम है दर्शन को जानने वाले का नाम है दार्शनिक प्लेट। काटलिस में कहावत मिलती है। किसकी, कौन सी कहावत, कि शेर की खाल में गंध की कहावत। ठीक है, आगे सुनिए। तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी, और इस प्रकार हम नेवले या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से श्रवण से मिलती जुलती है, एक कहानी है। कह रही है कि चूहे को देखते ही उसकी ओर आकृष्ट हो गई। ये भी संस्कृत की एक कथा से क्या होती है, सरसा मिलती जुलती एक कहानी है। संस्कृत से मिलती जुलती है, क्या प्यारे बच्चों, कहानी है। किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची। यह प्रश्न यह उठता है, कह रहे मैक्स मुलर, यह कहानी जो है यूनान में कैसे पहुंची, और वहां इस पूर्व चौथी सदी में ईसा पूर्व चौथी सदी में ही स्ट्रैटिस की कहानियां में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में बहुत काम करना होगा। यूरोप में जो ये कहानियां पहुंची तो कैसे आप पहुंची, इस क्षेत्र में क्या करने का बहुत काम करना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा, तब इस बात को पता लगेगा। ठीक है, हमें इससे भी और अधिक
प्रलय युग यानी पीछे में प्रवेश करना होगा, वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेंगी। यद्यपि आज भी अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा सकता है ये दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम अथवा पश्चिम से पूर्व की गई हैं। ठीक है, यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की गई, ये बात को आज भी नहीं कहा सकता है। तथापि यह असिगंध रूप से प्रमाणित हो चुका है। फिर भी ये क्या है, दूर दूर बात में क्या प्रमाणित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है कि सुलेमान के समय एक राजा थे, इनके समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। सुलेमान एक राजा था, उनके समय भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य क्या हो चुके थे, आगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं की वो फिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है। बाइबिल में कही गई है कि दांत, बंदर, मोर, हाथी, ये सब चीज जो भारत से आता था। ठीक है, बाइबिल में इस बात को कही गई है। ये वस्तुएं हाथी, दांत, ये सारी वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, नहीं लाई जा सकती है। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर के भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध का कभी बिल्कुल ठप हो गए थे। ये भी कोई कारण नहीं बनता है कि मान लिया जाए कि व्यापारी क्या हो गए थे, संबंध हो गए थे। इस चीज को बता रहे हैं कि ये कहानी जो ये कथा जो है कहाँ से ली गई है, भारत से आई है। ठीक है, यहाँ तक कि शाहनाम के रचना काल 10वीं 11वीं सदी में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध क्या थे, बंद नहीं हुए थे। यानी 10वीं और 11वीं सदी में जो है भारत के साथ व्यापारिक संबंध क्या हुए थे, बंद नहीं हुए थे। इससे पता चलता है कि जो कहावत है भारत से ली गई है। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का अध्ययन किया होगा। कह रहे आप में से कर रहे हैं, आप में से कईयों ने भाषा का ही नहीं भाषा विज्ञान का क्या अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों का विकास क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्या के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। कह रहा है प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी देश में जाइएगा, किसी भी अध्ययन करने जाइएगा भाषा का, तो आप लोग को भारत छोड़कर ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा जो मिलेगा जहाँ भाषा के साथ व्याकरण भी को पढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी पढ़े तो हिंदी का व्याकरण भी समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ऐसा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ भाषा के साथ साथ भाषा का व्याकरण भी पढ़ाया जाता है। तो हिंदी के साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं। तो ये इतना बढ़िया भाषा जो है और किसी देश में नहीं सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वहां आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडो जैसी अनेक भारतवासी जातियां कर बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ साथ यूनानी, पूर्वी, हूणा, अरबी, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों के विजेताओं की भाषाओं का सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुनियोग प्राप्त हो सकते हैं। इतने सारे भाषा, अलग अलग भाषा का आप लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक भारत देश में बहुत सारे भाषाएं को क्या की जाती है, बोली जाती है। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अरबी बोलते हैं। तो भारत में बहुत सारे भाषाओं का क्या मिल सकता है, ज्ञान मिल सकती है। इस बात को कौन कह रहे हैं, मैक्स मुलर जो जर्मनी भाषा में बता रहे हैं कि भारत जाइएगा तो भारत में जो है अनेक तरह की क्या मिलेगी, भाषाएं आपको मिल सकती है। यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ पढ़ने के विद्यार्थी हैं, तो आपको विधि संहिताओं को एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्र के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। कह रहे हैं प्यारे बच्चों, यदि आप लॉ जानते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, लॉ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको जो है यूनान, रोम और जर्मनी के ज्ञात
यूनान, रोम और जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्र से यानी लॉ से अलग मिलेगा, सर्वथा भिन्न मिलेगा। लेकिन जो है सर्वथा भिन्न मिलेगा, लेकिन समानता और विविधता के कारण विधि शास्त्र के किसी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भले अलग मिल सकता है, ठीक है, भारत का जो विधि शास्त्र का लॉ है अलग मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए क्या सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। इस बात को कह रहे हैं। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्र या समय चारिक सूत्र का ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशास्त्र जैसे प्रवृत्ति विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री क्या कराते हैं, उपलब्ध कराते हैं। धर्म शास्त्र से हमें क्या है, मानव को जीने का रास्ता मिलता है, ठीक है। इस बात को उदाहरण के रूप में लिए हैं। आगे सुनिए, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन के रूप बारे में इधर जो अनुसंधान हुए उनके महत्व और वैशिष्ट के परख सकने की क्षमता प्राप्त करते हैं, तो आपको कह रहा है यदि कह रहे हैं मैक्सिमम अपने लोगों से, जर्मनी के लोगों से, यदि आप लोग जो है आसान रूप से राजनीतिक सीखना चाहते हैं, राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध चाहते हैं, तो आपको जो है और पीछे चलना पड़ेगा, ठीक है। और क्या पीछे चलना पड़ेगा। प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है। तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्येक दर्शन के सुयोग और यहाँ से मिल जाएंगे। और भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने एवं समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र का है विद्यमान है। कह रहा है बच्चों, अगर आप यदि कानून को जानना चाहते हैं, लॉ को पढ़ना चाहते हैं, तो आपको जो है गांव में आना पड़ेगा और पंचायत से जानना पड़ेगा कि पंचायत में कैसे चुनाव होता है, क्या होता है। इससे आपको बहुत सारे हमारे यहाँ की भारत की राजनीति को आपको परखने की क्षमता मिलेगी कि हमारे यहाँ की राजनीति कैसी है, ठीक है प्यारे बच्चों। भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य श्रीमण रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत का जो धर्म का उदय हुआ है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मिलता है। भारत ब्राह्मण या वैदिको धर्म की क्या है, भूमि है। भारत जो है प्यारे बच्चों कह रहे हैं मैक्सिमम, भारत जो है ब्राह्मण या वैदिक धर्मों की क्या है, भूमि है। बौद्ध धर्म की यहाँ जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म भी जो है भारत में क्या लिए जन्म लिए, गौतम बुद्ध सब जो है कहाँ यहाँ जन्म लिए हैं। पारसियों के जरथुस, ये पारसी एक धर्म है, उनके जरथुस धर्म की यह शरणी स्थली है। उनके व्यक्ति जो है पारसियों के जरथुस धर्म की क्या है, शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहे। कह रहे आज भी जो है, ये सुनिए ध्यान से, कह रहे भारत जो है आर्य, मराठी और द्रविड़ क्या है, जन्मभूमि है। यहाँ जो है भारत जो है बौद्ध धर्मों की क्या है, बौद्ध धर्मों की जन्मभूमि है। यहाँ पर जो है पारसियों के जरथुस का निवास स्थली है। और जो है नए नए जो है पुरुष भी आ रहे हैं, नए जैसे महात्मा ऋषि मुनि का नए उत्पन्न हो रहे हैं, और जो कुछ न कुछ खोज चल ही रहा है। यहाँ पे कह रहा है आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं आज भी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुंदर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। कह रहे भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुंदर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। कह रहे भारत में आप कहीं भी, प्यारे बच्चों अंग्रेज वासियों को समझा रहे हैं जो मैक्सिमम, कि भारत में आप कहीं भी अपने आप को सर्वत्र यानी आजाद, सर्वत्र सभी जगह सर्वत्र आजाद और खुशी पाएंगे, अपने आप को सुंदर भविष्य के रूप में देखते हुए पाएंगे कहीं भी भारत में। वो कह रहे हैं मैक्सिमम, कह रहे आप जाइए भारत में, आप भारत में कहीं भी अपने आप को सुंदर भविष्य वाले पाएंगे। वहां आपको ऐसी शुभ अवसर भी मिलेंगी, कह रहे हैं अंग्रेजवासियों से, वहां आपको ऐसे शुभ अवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, जो किसी पुरातन विश्व में ही क्या हो सकते हैं, सुलभ हो सकते हैं। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए,
वह समय से चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून की बात हो अथवा अन्य कोई कानूनी मसला हो या सीखने या सिखाने की योग्य कोई बात हो, क्यों ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला मिलेगी जैसे विश्व का नियंत्रक कहीं नहीं है। कह रहे आप कहीं का भी समस्या लाइए, कैसा भी समस्या लाइए, आपको भारत के सिवा और कहीं देश में समाधान मिलने वाला नहीं है। आपको कोई भी मसला लाइए, कैसा भी प्रॉब्लम लाइए, भारत में उसका समाधान जरूर मिलेगा। ऐसे ऐसे भारत में जो है दिमागी यार भरे पड़े हैं, ठीक है। आपको यहाँ समस्या का समाधान जरूर मिलेगा, कह रहे हैं मैक्स मुलर, ठीक। विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती है, विश्व में ऐसी समस्या समाधान देने वाला कोई नहीं है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में अवगहन का मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यह आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदस्यता का जगाने वाले पाठ भी प्रचुर परिमाण पढ़ने को मिल सकते हैं। कह रहे आपको संस्कृत की गहनतम अनुभव होगा। अंग्रेज वासियों को समझा रहे हैं कि आपको जो है भारत में संस्कृत में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, ये सब सारा चीज का जानकारी मिलेगा और हृदय रूप से आप संस्कृत को क्या करेंगे, अपना पाएंगे। ये जो है अंग्रेज वासियों कौन बोल रहे हैं, मैक्स मुलर समझा रहे हैं कि भारत जैसा ऐसा कोई देश नहीं है जो आपको ऐसी कोई समस्या का समाधान ना दे सके। नेक्स्ट पैराग्राफ पे, मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्याय में, या यूं कहें कि हमारे अपने स्वरूप के अध्याय में, आपने सच्चे आत्मा रूप की पहचान भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा सकता है। कह रहा है भारत के जो आप जो मानव इतिहास के अध्याय में यूं कहें तो अपने आप को स्वरूप के अध्याय में, खुद कहें आपके स्वरूप के अध्याय में जो है आपसे सच्चे आत्मा रूप के पहचान भारत का स्थान आपसे पूछा जाए, कह रहे हैं आपसे पूछा जाए कि जो है आप भारत को जो है किसके पीछे रखना चाहेंगे, किस देश के आगे रखना चाहेंगे, तो आपको जो है अपने मानव मस्तिष्क में यही सवाल है, यही जवाब आएगा कि भारत जो एक नंबर पर देश होना चाहिए, जो सारा समस्याओं से कहा है उसका समाधान मिला रखा है, उसके पास समाधान है किसी मसला का, और आत्मा से स्वरूप है, बहुत चीज को जानकारी रखा है। जीव भी क्षेत्र में जाइए भारत में उसे लोग मिलेंगे आपको जानकारी वाले। तो कह रहे हैं आत्मा रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा सकता है। इन 2 नंबर पर ये देश हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस बात को काट रहे, कह रहे एक ही नंबर पर किसी भी समस्या में ये भारत है, वो सुलझा सकता है, ठीक। कह रहा है नहीं कह रहा था, मानव मस्तिष्क चाहे किसी भी क्षेत्र को अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों ना बना ले, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो या देवता विज्ञान या दर्शन का, चाहे विधि शास्त्र या कानून का अथवा रीति रिवाज के परंपराओं के। कह रहा है आप ऐसा किसी भी समस्या को ले लीजिए, आप उस समस्या के समाधान को भारत को एक नंबर में पाएंगे। उस समस्या में क्या है, भारत जो है आगे है, वो निखार लिया, उस समस्या को जो छुटकारा पा लिया है, ठीक है। कह रहा है किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है भारत को। कह रहे हैं मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना ले। कह रहा है कि आप किसी भी क्षेत्र को अध्ययन का विषय क्यों न बना ले, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो, चाहे वो लैंग्वेज का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, देवता विज्ञान का हो या दर्शन का हो, चाहे वो विधि शास्त्र या कानून का हो अथवा रीति रिवाज का हो, इससे बढ़िया कोई देश मिल नहीं सकता। रीति रिवाज में कहें तो प्यारे बच्चों, हम अपने बड़ों से जो है जबान नहीं लड़ा सकते हैं, बड़ों को इतना इज्जत देते हैं, ये हमारे रीति रिवाज का परंपरा है, हम अपने रिलेशन में ध्यान रखते हैं। और जो है कानून कहा जाए तो भारत में सबसे बड़ा कानून क्या है, संविधान जो है भारत में ही बनाना है। और जो देव विज्ञान तो यहाँ तो कमी नहीं है, यहाँ जो है देव ग्रंथों की क्या है, कमी नहीं है। और जो है चाहे वो भाषा तो बताएं भारत में कितनी भरी पड़ी है। तो कह रहे आप किसी भी मैक्स मुलर कह रहे आप किसी भी भाषा को ले लीजिए, किसी भी समस्या को ले लीजिए, उसका संविधान जो है भारत में जरूर मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्राचीन कला या शिल्प का हो अथवा पुरातन विज्ञान का, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने वाले भले ही आप चाहे ना चाहे, आपको भारत की शरण लेनी होगी। कह रहे हैं आप किसी भी क्षेत्र में
किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, आपको उसकी समस्या का समाधान ढूंढना है तो आपको भारत का शरण लेना ही पड़ेगा। इस बात को आपको पहले दिमाग में आ ही जाएगा कि हम भारत का शरण लें तो हमारा समस्या क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। क्योंकि मानव इतिहास से समृद्ध, अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदाय प्रमाणित सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत है। इन सब चीजों का बहुत बड़ा क्या है, भाग भारत है। और केवल भारत में क्या है, संचित है। और जो केवल भारत में क्या है प्यारे बच्चों, संचित है। कह रहा है यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का सामयिक अध्ययन, व्याख्या, विवेचन कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं। यूरोप वासियों से कह रहे हैं, जो अंग्रेज हैं उनसे कह रहे हैं कि यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक पन्ने को, किसी एक अध्याय को भी सामयिक अध्ययन, व्याख्या विवेचना कर ले तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाए जाने इतिहास के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसका बराबरी नहीं कर सकते हैं। कह रहे प्यारे बच्चों, यदि आप भारत के इतिहास के एक अध्याय को भी पढ़ ले, भारत के इतिहास के एक अध्याय को भी पढ़ ले तो आप क्या पाएंगे, अंग्रेज अधिकारियों से कह रहे मैक्स मुलर कि आप भारत के एक अध्याय को भी पढ़ ले तो आप पाएंगे कि आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला सारा इतिहास उसका आगे फेल है। किसका है, फेल है, भारत के इतिहास का आगे क्या है, फेल है। इस बात को आप पाएंगे, ठीक है। और कह रहे हैं स्कूल कॉलेज के सारा इतिहास को बराबरी, इतिहास के मिलाकर भी भारत के इतिहास के एक अध्याय के बराबरी नहीं कर सकता है। कह रहा है सब अध्याय मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी, एक सेकंड के लिए भी उसका बराबरी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अब जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे, देखिए ध्यान से। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूँगा। मैक्स मुलर कर रहे हैं मैं अभी आज के जो आधुनिक भारतीय साहित्य है उसकी चर्चा नहीं करना चाहूँगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूँगा जिसका नाम है, क्या नाम है, संस्कृत। प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा क्या है, संस्कृत। उस पर कह रहा है कि मैं चर्चा करना चाहूँगा। अब आप पूछेंगे संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें। कह रहे हैं अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण हम इस पर इतना ध्यान दें, तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत सर्वोत्तम क्यों है। कह रहे हैं तथा ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत में जो सभी चीजें क्यों विद्यमान है, ठीक है। सर्वोत्तम मतलब होता है सभी चीज का विद्यमान होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता है इसकी प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल क्या है, पुराना है। ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का जो काल है, जो समय है, वो क्या है, पुरान है। तो कौन पुरान है, संस्कृत भाषा जो क्या है, पुरान है। जिस रूप में आज यह हम तक पहुंची है उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। सुरक्षित है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से ज्ञात है। निसंदेह ये भी अनुभव किया जाता रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य है। अब जो है लैटिन और कौन सी भाषा, ग्रीक और लैटिन भाषा को क्या करेंगे, तुलना करें। कह रहे हैं ग्रीक भाषा से प्राचीन भाषा कौन है, ग्रीक भाषा से प्राचीन भाषा जो है संस्कृत है। इतनी पुरानी है क्यों, क्या है, ग्रीक भाषा क्या है प्यारे बच्चों, प्राचीन है, ठीक है। आगे सुनिए। किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द का निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता था, यानी लैटिन का सहारा लेना पड़ता था। लैटिन
ग्रीक शब्द निर्माण किया जाता था, तो लैटिन को क्या कहता था, सहारा लेना पड़ता था। और कभी किसी लैटिन शब्द को रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। उसके बाद जब गंधिक और एग्लो सेक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किए जाने लगा, तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार के पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। ठीक, आगे सुनिए, सुनने का क्या है। किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतनी अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया। ठीक कह रहा है, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बना ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा क्या थे, विपरीत है। ठीक, किंतु जे हुई इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का क्या होने लगा, एहसास होने लगा, सही प्रकाश मिलने लगा। जैसे ही इन दोनों भाषाओं के बीच जो है प्यारे बच्चों संस्कृत आई, इन दोनों भाषाओं को समझने और आगे बढ़ने का क्या मिलने लगा, सुविधा मिलने लगा। किसको आने से, संस्कृत आने से। ठीक है, सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सभी भाषाओं की अग्रज है। संस्कृत क्या है, इन सभी भाषाओं की अग्रज है। ठीक, उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं से सर्वथा क्या है, भुला दी गई है। प्यारे बच्चों, ग्रीक भाषा क्या, ग्रीक भाषा सुनिएगा ध्यान से। ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा को आपस में समझने के लिए कभी इसका सहारा लेना पड़ता था, इसको समझाने के लिए, कभी इसको समझने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता था, इसको समझने के लिए इसका सहारा लेना पड़ता था। तो संस्कृत को आ जाने से संस्कृत इन दोनों के बीच में आ जाने से, ले लेने से इन दोनों को समझने में क्या हो गई, आसानी हो गई। यही बात कह रहा है यहाँ तक है। आया बात सुनिए प्यारे बच्चों, इसके आगे पैराग्राफ में प्रवेश करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग जो है प्यारे बच्चों दूसरे पैराग्राफ में पहुंचे हैं। ठीक है, यदि आग के लिए, ठीक है, यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि, आग के लिए संस्कृत शब्द का होता है अग्नि, और लैटिन का इग्नस एक ही शब्द मिल जाता, तो हमें निर्धारित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अविभक्त आय को अग्नि का ज्ञान हो चुका था। अगर संस्कृत में आग के लिए अग्नि और लैटिन का अग्नि शब्द एक ही रहता, तो हम क्या समझ पाते हैं कि जो संस्कृत शब्द है वो क्या है, पहले आया हुआ है ना। ठीक है, अग्नि ज्ञान हो चुका था, आर्य को क्या हो चुका था, अग्नि का ज्ञान हो चुका था। इस बात से स्पष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है दोनों के शब्द क्या है, अग्नि और इग्नस, दोनों शब्द क्या है, उस अर्थ एक ही होता है आग, लेकिन दोनों शब्द क्या है, अलग अलग है। ठीक, साथ ही लिथुआनिया, इग्नम और स्कोटिक भाषा के झोले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या टाइटेनिक भाषाएं भी सबसे परिचित थी, भले ही वे कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द क्यों ना गढ़ लिए गए हो। जो कह रहा है प्यारे बच्चों कि सलवा या ट्यूटानिक या अन्य भाषाएं भी थी, सबसे क्या थी, परिचित थी, अग्नि सबसे क्या थी, परिचित थी। और सब ये भाषा भले कालांतर में आगे चलकर उन्होंने दूसरा नाम दिया हो अग्नि के लिए, लेकिन
प्राचीन के समय में क्या था, अग्निय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सुनिए ध्यान से। दूसरी वस्तु के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं। दूसरे वस्तु के समान, जैसे दूसरे वस्तु क्या होते हैं, मर मिट जाते, ज्यादा दिन हो जाएंगे, तो यही बात हो रहा है। दूसरी वस्तु के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों और कैसे प्रवृत्त रहता है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर स्वतः लुप्त हो जाता है। कल्पना कीजिए, यदि हम यह जानना चाहे, कह रहा है कि एक ही भाषा एक क्षेत्र में क्या होता है, अधिक प्रयोग जाता है, वही भाषा दूसरे क्षेत्र में जो है मुरझा जाता है। यह बता पाना सर्वथा क्या है, नामुमकिन है। मान लीजिए भोजपुरी जो है बिहार में चल रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है, और इसी को दूसरे भाषा में ले जाए तो लोग बोलना पसंद नहीं करेंगे ना। यही बात कह रहा है कि एक ही भाषा किसी विशेष क्षेत्र में अधिक प्रचलित होती है, वही भाषा जब दूसरे क्षेत्र में जाती है तो क्या जाती है, मुरझा जाती है। यह बता पाना असंभव है। ठीक है, हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व, आर्य लोग जो है अनेक शाखाओं में बंटने से पहले चूहे के बारे में जानते थे या नहीं, तो हमें आर्य भाषाओं के शब्द को देखने होंगे। आर्य जो थे उनके डायरी डिक्शनरी को देखना होगा कि वो जो है चूहे के बारे में जानते थे कि नहीं। ठीक, वहाँ हम पाएंगे, डायरी में हम पाएंगे कि संस्कृत में इसे मूस, ग्रीक में मूस, लैटिन में मूस, पुरानी एस्लोनिक में माइस और पुरानी उच्च जर्मनी मूस कहते थे। इस सभी भाषाओं में आर्य क्या कहते थे, संस्कृत में मूस भी कहते थे, संस्कृत में मूस। जब आर्य का डायरी देखा गया प्यारे बच्चों, आर्य जो थे, आर्य ब्राह्मण को कहा जाता है, इनके जब डायरी को देखा गया, यानी शब्दकोश को देखा गया, ठीक है, डिक्शनरी को देखा गया, तो मूस चूहा का क्या संस्कृत शब्द है, मूस। और मूस जो है ग्रीक में भी देखने को मिला, लैटिन में भी देखने को मिला है, और जर्मनी में क्या कहते हैं, मूस ही कहते हैं, मूस, इन चूहे को मूस। ठीक है, यानी जब हम कहें कि आर्य को चूहे का ज्ञात था कि नहीं, तो उसको देखने के लिए हमें आर्य को क्या देखना पड़ेगा, डिक्शनरी को देखना पड़ेगा। डिक्शनरी देखेंगे तब पता चलेगा तो आर्य मूस को चूहे को क्या कहते थे। तो डिक्शनरी देखने पर मुख्य ने पाया कि आर्य को जो है मूस को क्या कहते थे, चूहा को मूस कहते थे। ग्रीक में भी चूहा को क्या कहते थे, मूस कहते थे। ठीक है, लैटिन में भी चूहा को क्या कहते थे, मूस कहते थे। जर्मनी में भी क्या कहते थे, मूस ही कहते थे। आगे बढ़ते हैं, इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इस फैसले पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपने भारत के तिथिक्रम पर आधार पर ही कर सकते हैं, चूहा ज्ञात था। चूहा क्या था प्यारे बच्चों, ज्ञात था, और उसका मूस नाम भी रख दिया गया। तो उसका क्या नाम रखा, चूहा का मूस, ताकि किसी अन्य कीट पतंगों के साथ इसकी पहचान में कोई घापला ना हो जाए। उसका नाम, चूहे का नाम मूस इसलिए रख दिया था कि और जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनके साथ उनका नाम में क्या हो जाए, घापला ना हो पाए। इसी प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़ों को जोड़ जोड़कर बनाए गए पच्चीकारी के चित्र के भांति आर्य के विभाजन से पूर्व की सभ्यता या संस्कृति का अवस्था कुछ न कुछ कमोबेश परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। आगे बढ़िए, इतना ही क्यों भारत एवं यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेष के आधार पर आर्य के जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया, वो भी उन लोगों को अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। ठीक है, अब आप ही बच्चों अंदाजा लगाइए, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन, इन तीनों भाषाओं की एक सामान्य मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। ये जानने के लिए कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन का उद्भव कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, इस बात को जानने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा, इस बात को खुद अंदाजा नहीं कर रहा है। इस प्रकार हम उस सम्मिलित स्तर पर पहुंच जाएंगे, उस सम्मिलित स्थान पर पहुंच जाएंगे जहाँ से हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तिशाली जाति एक दूसरे से पृथक हुई थी। कब अलग हुई थी, ठीक है, कब अलग हुई थी, और यह भी उस सुदूर अतीत में ही होगा, यानी प्राचीन समय में ही होगा कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत, ये भाषा कब, इस भाषा का क्या उदय हुआ, इसको जानने के लिए और पीछे जाना होगा, यानी प्राचीन युग में जाना होगा। देखिए आगे, जो चिंतन परंपरा के प्रभाव के उतार चढ़ाव के घिस मार कर चिकनी और स्पष्ट हो चुकी थी, हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्यय से बनी हुई असीम प्रत्यय से
हमें उस भाषा में प्रकृति और प्रत्येक युग से बनी हुई आसमी, ग्रीक, एस्मी जैसी यौगिक क्रियाएं मिलती हैं। मैं हूँ ये संस्कृत का अर्थ होता है। मैं हूँ आसमी मतलब मैं हूँ जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किसी दूसरी भाषाओं में आसमी जैसा शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। आसमी का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? आसमी का अर्थ होता है, आसमी मतलब मैं हूँ। तो कह रहे हैं इतना आसान शब्द, शुद्ध शब्द जो है किसी और भाषा में देखने को हमें नहीं मिलेगा। मैक्स मूलर कर रहे हैं जैसे भारत में क्या होता है, संस्कृत में आसमी मतलब मैं हूँ। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ या ठहरता हूँ, जीता हूँ, मैं उठता था, उत्पन्न होता था, मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाओं भले ही मिले, ये सब क्रियाएं मिले, किंतु आसमी मैं हूँ यह क्रिया केवल आर्य भाषाओं में उपलब्ध हो सकती है। यानी क्या हो सकती है प्यारे बच्चों? आर्य की भाषाओं में भी क्या हो सकती है? उपलब्ध हो सकती है। जैसे मैं हूँ का संस्कृत होगा प्यारे बच्चों आसमी। मैं हूँ का संस्कृत क्या होगा? आसमी। तो ये जो भाषा है मैं हूँ, आसमी का प्रयोग जो है आपको संस्कृत भाषा में मिलेगा। ठीक है। बाकी खड़ा हूँ, ठहरता हूँ, जीता हूँ, तब उत्पन्न होता है, ये सभी भाषाओं में मिल सकता है, लेकिन मैं हूँ सिर्फ आर्य के भाषाओं में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ, और यह एक ऐसा इतिहास है जो राज्य के दुराचारों और अनेक जातियों को क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक परिचायक है। एक भाषा को बोलना माँ के दूध पीने से क्या है? अधिक परिचायक है। आज इतना कठिन है। और भारत की पुरातन भाषा, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन और एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी ना पढ़ पाते हैं। ठीक है। और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी ना पढ़ा पाता तो हम इसी से ही इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भी भाषा कभी नहीं सिखा पाते। कह रहे हैं यदि हम एक ही पाठ के सिवा कुछ भी ना पढ़ पाते, इस पाठ के सिवा भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के सिवा दूसरा पाठ हम ना पढ़ पाते तो हमें इससे इतना कुछ सीखने को सीख जाते हैं जितना दूसरी कोई भाषा हमें कभी ना सिखा पाती। एक पाठ से हम इसी पाठ से इतना कुछ सीख जाते हैं जितना कि दूसरी भाषा हमें नहीं सिखा पाती। नेक्स्ट पैराग्राफ पर प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा और उसका साहित्य, याद रहे कि यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ है। 3000 से अधिक लंबे काल तक क्या हुआ? फैला हुआ है। और यूनान रोम के संपूर्ण साहित्य से भी कहीं अधिक विशाल है। यूनान रोम के संपूर्ण साहित्य से भी क्या है? कहीं अधिक विशाल है। इससे क्या है? कहीं अधिक विशाल है। मुझे उस एक दिन का भी याद है जब इतनी गर्मी थी, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तभी एक संध्या कक्ष में हमारे एक मास्टर डॉक्टर कली, ये जर्मनी के टीचर हैं, ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन के, क्यों जर्मनी और रूस के भी सर्वथा समान है। ठीक है, कह रहे हैं भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो जर्मनी, ग्रीक और लैटिन भाषा क्या है? सर्वथा समान है। यह सुनकर, उनकी बात सुनकर पहले तो हम लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में है और कुछ मजाकिया बात कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के संख्यात्मक शब्द, सर्वनाम और समान धातु रूप श्याम पट पर लिख दिखाया। अब हमारे सामने से तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना था। कह रहे थे प्यारे बच्चों, मैक्स मूलर की हमारे जान पहचान के कली मास्टर है, उन्होंने एक ऐसी बात कही कि ग्रीक, लैटिन और संस्कृत भाषाएं आपस में संगर्ध यानी मिली जुली है। इस बात को हम लोगों ने मजाक में लिया, तब जो है उन्होंने, मास्टर साहब ने एक ऐसी बात रख दी, यानी जो कैसी बात रख दी, धातु रूप लिख दिए। संख्यावाचक शब्द और सर्वनाम और समान धातु रूप लिख देने से
हम अब हमारे सामने ऐसे ऐसे तत्व उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। आगे क्या होना पड़ा? ये तीनों का, लैटिन का, ग्रीक का और संस्कृत, ये तीनों चीज मिला, इन्होंने क्या हुआ? नतमस्तक हो गया, यानी बात को मान ली है। आगे सुनिए। भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है। आज यूरोपवासियों का हो चुकी है, धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गई है। अब हम यह जानने लगे हैं कि जैसे पहले समझा जाता था, वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। हम उससे क्या प्यारे बच्चों? भिन्न है। आगे देखिए। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी से छोटी प्रलय तथा भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिकी के लोग अपने आप के अंग्रेजी मूल को स्वतः भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए 17वीं सदी में ऐसा ही अंग्रेजी भाषा और उसके साहित्य विद्यमान था। 17वीं सदी में ऐसी अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्वान था, तो वे आश्चर्यभूत हो गए। कह रहा प्यारे बच्चों, कल्पना कीजिए, सोचने को कह रहा है। कल्पना कीजिए किसी छोटी मोटी घटना के कारण अमेरिका के लोग जो है अपना अंग्रेजी मूल भाषा को भूल जाए। ठीक है, कल्पना करना इस बात को कि अमेरिका जो अंग्रेजी भाषा को भूल जाए 2-3 हजार वर्ष बाद, यानी 17वीं शताब्दी में उन्हें मालूम चले कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा मालूम था। वो कितना आश्चर्यचकित होंगे। 2-3 हजार वर्ष के बाद उन्हें आकस्मिक मालूम चले। 2-3 हजार वर्ष, समझ रहे हैं? 2-3 हजार वर्ष कितना होता है? इसके बाद मालूम चले कि हमें अंग्रेजी मालूम था, तो उन्हें कितना आश्चर्यचकित होंगे। आगे सुनिए। संस्कृत की खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसके कारण हमारी ऐतिहासिक चेतना में एक नई अध्याय जुड़ गया है और हमारे भले बिछड़े बचपन की मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठी है। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन में हमारे लिए बस इतना ही किया है, सो बात भी नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं संस्कृत की खोज हमारे लिए बहुत आसानदायक हो गई है। दो भाषाओं को कैसे आपस में तालमेल बैठाया जाए, ये संस्कृत के द्वारा ही हो रहा है। इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों को अजनबियों तथा बार बार समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य के भांति गले लगाना ही नहीं सीखे, अपितु से मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया है जो पहले नहीं पता था। मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर कोई हमारे लाल किला घूमने के लिए अंग्रेज आता है और हम लोग अंग्रेज आते हैं और जो हम इंग्लिश ना जाने, तो उनको हम असभ्य न समझेंगे, डाकू समझेंगे। अगर वही हमको इंग्लिश आता है तो भाषा में कौन बात कर लेंगे, उनका बात समझ जाएंगे, टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं। तो यही कह रहे हैं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक उदार नहीं बने तथा लाखों करोड़ अजनबियों तथा बर्बर समझने जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य के भांति गले लगाना नहीं सीखे। कह रहा है अगर हम किसी को नई भाषा जान पाए जाएंगे, किसी को मान लीजिए नया आदमी आपके सामने आ गया बांग्लादेश से चाहे किसी देश से, और उस भाषा को उसको हम ना समझ पाए, तो हम उसको क्या समझेंगे? चोर है, डाकू है। अगर वो भले ईमानदार हो और उसको भाषा ना समझ पाए, तो भाषा समझने, संस्कृत आ जाने से भाषा में क्या होने लगी? समझ आने लगी। ठीक है, 17वीं सदी से पहले की सब बात है। तो क्या होने लगी? समझ में आने लगी। लोगों को समझने, लोगों को दूसरे बात को समझने और समझाने में क्या होने लगी? आसानी होने लगी, जिससे दूसरे देश से आए लोगों को भी क्या माना जाने लगा? अपना परिवार का हिस्सा माना जाने लगा। आगे सुनिए। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले हैं वे संस्कृत के सहायता बिना कदापि नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। भाषा के आधार पर जो हमने अब तक निष्कर्ष निकाले, भाषा के आधार पर हमने जो अब तक निष्कर्ष निकाले हैं, संस्कृत के सहायता के बिना कदापि प्राप्त, संस्कृत के सहायता बिना उस भाषा को कभी प्राप्त नहीं किया है जो निष्कर्ष निकला है। आज हमारा इतिहास यह अध्ययन प्रत मानव को अपने वास्तविक पूर्व को पहचानिए, इसे फ्रेंच उक्ति क्रियान्वित कर उससे सकते हैं योग्य बंद। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है प्यारे बच्चों, क्या जान लेता है? और यह जान लेता है कि उसे अपनी जीवन यात्रा कहाँ से आरंभ की थी, उसे कौन सी मार्ग अपनाया और कहाँ पहुँचना था। मान लीजिए कोई समुद्री मार्ग से आ रहा है और वो संस्कृत ना जानता हो, उस समय की बात है, वो कैसे आप मालूम चलता है कहाँ है, कहाँ पहुँचा है, कहाँ जाना है?
उसको कैसे मालूम होता? तो वो बात जो है संस्कृत से ही मालूम चलता था ना प्यारे बच्चों। प्राचीन काल की बात है ये। आगे सुनिए। अब हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो भी कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वो हमें पूर्व से ही मिला है। वो हमें कहाँ से मिला है? पूर्व से ही मिला है। और पूर्व को पहचान लेने से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास के वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले ही वो परिचय विद्या विशारद ना भी हो, तो भी वो अनुभव अवश्य होगा कि वो नाना विद्या सचने से भरे अपने पुराने घर को जा रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते सुनिए। अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके आपका दिल बैठने लगे, मैं चाहता हूं कि आपसे प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले विलियम जोन्स उस समय हुआ था। कह रहे हैं अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे, यानी भारत समुद्री तट पर पहुंचेंगे भारत जाने के लिए, जर्मनी के लोगों से कह रहे हैं पहुंचेंगे, तो बजाय इसके कि आपका दिल बैठने लगे मैं कहाँ आ गया, मैं चाहता हूँ आप में से प्रत्येक को ठीक वैसे ही अनुभव हो। कैसे अनुभव हो सके जैसा कि आज से 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय हुआ था जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की हुई अपनी लंबी समुद्री यात्रा की समाप्ति पर क्षितिज में प्रकट होते हुए भारत के तट का दर्शन किया था। अब जानेंगे प्यारे बच्चों, सर विलियम जोन्स जब इंग्लैंड से चले थे समुद्री तट से, तो उनको क्या अनुभव हुआ था? सुनिए। उन्हीं के शब्दों में जिस भारत यात्रा की ललक उन्हीं के शब्दों सुनिए। जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 के अगस्त में, उस देश के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। कब कर रहे थे? अगस्त 1783 में भारत देश का आने के लिए इनके मन में क्या उठ रही थी? ललक उठ रही थी, खुशी उठ रही थी। एक दिन संध्या के समय दिन भर में देखे गए दृश्य की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। भारत हमारे क्या था? ठीक सामने था। संध्या के समय में फारस या ईरान हमारे बाईं ओर था। फारस या ईरान क्या था? उनके बाईं ओर था। ठीक। तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भाग से टकरा रही थी। एशिया के सुविस्तृत क्षेत्रों से चारों ओर से घिरा ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। यानी शब्द नहीं है कि मैं व्यक्त कर सकूं भारत कैसा जो है समुद्र मार्ग से देखने में लगता है। ठीक है, शब्द नहीं है। एशिया का यह भूमि नाना विद्या ज्ञान विज्ञान की धात्री, आनंददायक, ललित और क्या है प्यारे बच्चों? ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी है। इतना तारीफ किए भारत के लिए कौन? जॉन विलियमसन है। ठीक है, आगे सुनिए। एक से बढ़कर शानदार कार्यकलापों की दृश्य भूमि मानव प्रतिभा के उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र तथा धर्म, यहाँ धर्म मानने वाले कितने धर्म के लोग हैं? जाति मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, राज्य, सरकारें, कानून या विधि संहिता, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, लोगों के रंग रूप, आकार प्रकार आदि के दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता के कारण सदा से सर्वत्र समान की दृष्टि से देखी जाती है। कह रहे हैं भारत जो है संपूर्ण देश है, यहाँ हर चीज की व्यवस्था अलग है। राजनीतिक ले लीजिए, चाहे धर्म शास्त्र ले लीजिए, चाहे सरकारी, चाहे कोई भी चीज ले लीजिए, क्या है? परिपूर्ण। आगे देखिए। मैं कह सका कि कितना अपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया और कितने बड़े और ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किए जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स ने जैसे अभी ना जाने कितने स्वप्नदोषियों को सकता है। भारत जब अपने जहाज के डेके पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर जोन्स ने देखा था, 37 वर्ष के जब सूर्य सर जोन्स थे ना, सपना देखे थे जाने के लिए, सूर्य अप्रशांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड के समुद्र स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी। उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहे थे। अरब सागर की शीतल मंद समीर के झोंके उन्हें झुला रही थी। अरब सागर के जो हवाएं थी उन्हें क्या कर रही थी? समुद्र में नाव पर क्या कर रही थी? झुला रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
ऐसे स्वप्नदर्शी ही यहाँ समझ सकते हैं, ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार, अपनी अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल कैसे किया जा सकता है। और जो बात की स्थिति आज से 100 वर्ष पहले थी, आज भी वैसे ही है, आज भी भारत का वैसे ही है, या यूँ कहें कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं, और भारत पहुंचने के बाद ऐसे एक से बढ़कर एक शानदार काम भी कर सकते हैं। भारत में जाके एक से बढ़ के एक शानदार काम भी कर सकते हैं, मैक्स मुलर कह रहे हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों के इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं हो जाना चाहिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदान में अब उसके लिए विजय करने कुछ भी शेष नहीं है। ये सोचकर बिल्कुल नहीं हताश हो जाने का, भारत में कुछ रहा ही नहीं है, अभी भारत जो है हाँ तो प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग किताब देख लिए, चैप्टर पूरा किताब पढ़ लिए, सब्जेक्टिव पढ़ लिए, अब जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मुश्किल से कहीं से ढूंढ कर निकाला गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है बहुत मुश्किल से बनाया गया है। आप इसको अपने नोटबुक में जरूर नोट कीजिए प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है कि आप हमारी सब बातों को मान रहे होंगे। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव की तरफ रुख करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ सवाल करते हैं, साथ साथ आप लोग भी अपने मन में ऐसा ढूंढिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पहला जो ऑब्जेक्टिव है, तो पहला ऑब्जेक्टिव यह है, ठीक है, कि भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर 3 ऑब्जेक्टिव, ये जो है भारत से हम क्या सीखे नाम है चैप्टर का, ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन ये है, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे, इस चैप्टर को लिखने वाले कौन है, रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, गुणाकर मूल्य है नहीं, हजारे प्रसाद है नहीं, पंडित बिरजू महाराज है नहीं, तो कौन है, मैक्स मुलर। चैप्टर को कौन रचे हैं, मैक्स मुलर है। ठीक है, ये जो भाषण है भारत से हम क्या सीखे, ये कौन दिए हैं, ये मैक्स मुलर दिए हैं। भले उसका भाषा का ये संस्कृत भाषा यानी जर्मन भाषा में ये बोले हैं मैक्स मुलर, ठीक है, लेकिन उसको अनुवाद कौन किए हैं, क्या बोलते हैं, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इस भाषा को अंतरांतर किया, हिंदी में रूपांतर किया है। लेकिन चैप्टर इन्हीं का हुआ ना, मैक्स मुलर का। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड सवाल है प्यारे बच्चों, भारत से हम क्या सीखे क्या है। भारत से हम क्या सीखे क्या है, निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है। तो अगर आप लोग जो है ध्यान से जो इस चीज को सुने होंगे, चैप्टर को हम बोले हैं, कितना बार बोले हैं चैप्टर क्या है, तो चैप्टर जो है प्यारे बच्चों क्या है, भाषण है। चैप्टर क्या है, भाषण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में पूछते हैं हम लोग। सवाल नंबर जो 3 है, सुनिएगा ध्यान से क्या है। मैक्स मुलर थे, मैक्स मुलर कौन थे, भारत के भक्त थे ही, संस्कृत अनुरागी यानी संस्कृत से प्यार करने वाले थे ही, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले ये भी थे, यानी ये उपयुक्त में सभी थे। वेदों के प्रति इनका अगाध आस्था था, विश्वास था, संस्कृत से लगाव था ही, और भारत भक्त थे ही। तो ये जो है सब आंसर होगा। ठीक है, ये होगा इनमें से प्यारे बच्चों सभी, इनमें से क्या होगा, उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन है विरह मुलर, ये तो नहीं था। विल है मुलर, ये भी नहीं था। उनके पिता का नाम था प्यारे बच्चों विल हेलम मुलर। क्या नाम था प्यारे बच्चों, उनके पिता का नाम विल हेलम मुलर नाम था। ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब जो है सवाल, क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 6 है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है, स्वामी विवेकानंद ने। टी.एस. इलिट को अहम, दयानंद सरस्वती को अहम, मैक्स मुलर को, क्या किसको प्यारे बच्चों, मैक्स मुलर को जो है इन्होंने क्या कहा है, वेदांतियों का वेदांती कहा है। हमारा ऑप्शन जो है सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है सी वो हमारे क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा यह है,
मैक्स मुलर ने डैश वर्षों की अवस्था में, यानी कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। और आपको याद होगा प्यारे बच्चों, तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? 15, 16, 17, 18। तो प्यारे बच्चों इसका 18 वर्ष उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्ययन क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। संस्कृत के प्रति अध्ययन उन्होंने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कितने उम्र में? 18 साल की उम्र में। सवाल नंबर 8, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म 1813 में हुआ था। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल में पहुंचते हैं। मैक्स मुलर ने नए सिकंदर किसे कहा? मैक्स मुलर ने नए सिकंदर किसे कहा? विलियम जोन्स को, वारेन हेस्टिंग्स को, हक्स को, युवा अंग्रेज अधिकारी को। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन जो होगा डी, क्योंकि जर्मन जो भाषण दे रहे थे तो ये अंग्रेज अधिकारी थे, सिविल सर्वेंट जो चयनित हुए थे, उन्हीं के सामने भारत की भाषा में बता रहे हैं कि भारत क्या है, कैसा है। तो ये इन्हीं अंग्रेज, नए युवा अंग्रेज अधिकारियों को क्या कह रहे हैं? सिकंदर कह रहे हैं। ठीक है, कि आप लोग ही सिकंदर जो राजा आए थे हमारे देश में, उन्होंने बहुत सारे राज्यों को पराजित किया और अपने अंदर शासन किया। तो कह रहे हैं आज के सिकंदर जो है आप ही लोग हैं। कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर। किनको कह रहे हैं? युवा अंग्रेज अधिकारियों को। मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन है? यानी मैक्स मुलर के अनुसार भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन है? हिंदी, बांग्ला ये भी गलत है, मैथिली ये भी गलत है, संस्कृत हमारा राइट आंसर है। डी जो है सही आंसर है प्यारे बच्चों। सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा, ये जब सर विलियम जोन्स समुद्र यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो 1783 में जो है क्या पहुंचे थे? भारत पहुंचे थे समुद्री यात्रा, समुद्री के मार्ग से। ठीक है, पहले जो था हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर नहीं था, तो लोग समुद्र से यात्रा करते थे। ठीक है, वो भी जहाज के माध्यम से। वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स प्यारे बच्चों भारत का गवर्नर जनरल था, जिसे वाराणसी के समय क्या मिले थे? वाराणसी में जो मिले थे सोने के सिक्के मिले थे। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? भारत। आप जब इतिहास पढ़िएगा तो इनका नाम आता है वारेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविधा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर कौन सा देश है? मैक्स मुलर की दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में सभी विधाओं में संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण ऐसा कौन सा देश है? तो जर्मनी, यूनान नहीं, भारत जो है, भारत को जो है सर्वविधा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश मानते हैं। कौन? मैक्स मुलर। तो प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दार्सी क्या है? दार्सी क्या है? हाँ तो प्यारे बच्चों सवाल है दारिस क्या है? दारिस क्या है? तो दारिस जो है सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों ए सही है। क्या है? सोने के सिक्के हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स को मिले थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करते हैं। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? हेकल को नहीं, गलत है। ये भी नहीं होगा। वारेन हेस्टिंग्स को। किसे मिला था प्यारे बच्चों? वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? विधि शास्त्र नहीं कर रहे, नीति का था। जब आप किताब पढ़िएगा, भाषण पढ़िएगा तो उसमें दिया है नीति का था कि अध्ययन से ही नवजीवन का संचार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करते हैं। सर्वविधा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर कौन सा देश? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवकलन करने के लिए कहा है तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। भारत यह गद्यांश किस पाठ का है? ये जो बात ली गई है प्यारे बच्चों, किस पाठ का? ये गद्यांश जो ये बात है किस बात की है? 20 के दांत,
भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शिक्षा और संस्कृति। तो ये होगा नहीं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर होगा बी। भारत से हम क्या सीखे, ये उसी 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 भाषण से ये क्या है, लाइन ली गई है, गद्य ली गई है। नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करते हैं। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषदों को किस भाषा में अनुवाद किया? लैटिन भाषा में। आपका ए ऑप्शन है लैटिन भाषा, बी जो है संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा। तो मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद को किस भाषा में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों सी, जर्मन भाषा में। किस भाषा में? जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हितोपदेश जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करा था? हितोपदेश को जर्मन भाषा में अनुवाद करने वाले किसने थे? मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिशंकर। ये सब जो है प्यारे बच्चों भारतीय है, सब क्या है, भारतीय है। तो जर्मन भाषा में इनको क्या जरूरत है अनुवाद करने का? ऑप्शन जो वो ना आंसर याद हो तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। ये सब जो है प्यारे बच्चों क्या है, भारतीय है। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यतेंद्र, नाम से पता चला है। तो इनको क्या जरूरत है कि हितू प्रदेश जो है हिंदी भाषा में है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद करें, यानी कौन करवाए होंगे? मैक्स मुलर करवाए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग का भी यूज किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल जाता है। यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये भी गद्यांश जो है प्यारे बच्चों बी, ऑप्शन बी से लिया गया। भारत से हम क्या सीखे, इसी से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जहां हर प्रदेश से अनेक वनस्पति को अनायास अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? कह रहा है हक्स एक वनस्पति है, क्या प्यारे बच्चों? जड़ी बूटी है, वनस्पति है, वनस्पति है। हर्क जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, विज्ञान को अपनी ओर खींच लेती है, ऐसी वनस्पति है। तो ये कौन सा देश है जहाँ इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की वनस्पति मिलती है? तो जर्मनी है, श्रीलंका है, नहीं प्यारे बच्चों वो भारत है। भारत है जहाँ बहुत ही आनंददायक, बहुत ही मतलब कामदायक, काम करने यानी रोग को निदान करने जड़ी बूटी हक्स जैसे वनस्पति कहाँ मिलते हैं? भारत में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? यानी प्यारे बच्चों लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी नहीं है, वारेन हेस्टिंग्स को जो है 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? बनारस मिला था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। वारन हेस्टिंग्स किसमें, वारसी में कितने दारस नामक सोने को सिक्के मिले थे? इसका प्यारे बच्चों आप लोग ऐसा टिक लगा लीजिएगा, 172। कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल रहा है? कौन सी भाषा और उसका साहित्य पूछ कह रहा है, कौन सी भाषा और उसका साहित्य यूनान के, रोम और संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो वो हम कहेंगे प्यारे बच्चों संस्कृत। संस्कृत जो है यूनान, रोम और उसके साहित्य से क्या है, संस्कृत का साहित्य जो है विशाल है, बड़ा है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्लेटो और काटो का अध्ययन करने वाले यूरोपीय लोग के मानना योग्य देश है, मानने योग्य देश है कौन? भारत जो है यूरोप, और प्लेटो और काटो का अध्ययन कर यूरोपीय जो देश है, यूरोपीय जो देश है वो जो है भारत को मानते हैं। हाँ, भारत भी जो है प्लेट और बहुत बहुत विशाल समस्याओं पर, इन गंभीर समस्याओं पर क्या करता है, विचार रखता है, उसका समाधान रखता है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हर्ष थे भूवैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, वैज्ञानिक विधि शास्त्र। तो क्या है प्यारे बच्चों, वनस्पति वैज्ञानिक थे हर्ष। नेक्स्ट चलिए। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? यतीन्द्र मिश्रा को, मैक्स मुलर को, महात्मा गांधी को, भवानी शंकर त्रिवेदी को। हमारा ऑप्शन होगा बी। मैक्स मुलर को जो है इनके भाषण से प्रभावित होकर महारानी विक्टोरिया के द्वारा नाइट की उपाधि इनको दिया गया था, लेकिन इस उपाधि को क्या किए, तुच्छ, उनको जो है उतना बड़ा उपाधि नहीं लगा, उसको क्या किए, लौटा दिया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों मुंबई में नहीं, दिल्ली में, ये भी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में, यानी ग्राम में ही सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सही आंसर जो है सी है। अब जो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? मेघदूत एक भारत की काव्य है, इसको जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया है? ईश्वर पेटेलिकर, अहम
रूसो ने, मैक्स मुलर ने, सतकोड़ी ने। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर जो है सी सही है। मैक्स मुलर ने जो है मेघदूत को जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद। प्यारे बच्चों हमारा आंसर जो होगा बी होगा। बी में स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा है। किसे? मैक्स मुलर को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। और ये बच्चों यही हमारा आखिरी सवाल था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारी बात जो है पाठ का वर्णन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जरूर समझ में आया होगा। आप जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इसको नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और जो है चैनल को लाइक करना, चैनल को जो है लाइक करना, लाइक सब्सक्राइब और जो है कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है, और जो है आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताइएगा, तो जरूर हम उस वीडियो को आपको टॉपिक जो है अपलोड कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बस पुराना ही है। अब जो प्यारे बच्चों आता है सवाल। ठीक है, सवाल कर लेते हैं। यहाँ से सवाल आता है सब्जेक्टिव में, देख लीजिए। समस्त भूमंडल में सर्वविधा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? लेखक ने भारत को सर्वविधा संपदा और प्रकृति सौंदर्य से भरपूर देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा के अन्य देश की तुलना में कमी नहीं है और भारत का सौंदर्य भी काफी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वतें, हरे भरे खेत लोगों को अपने क्या करते हैं प्यारे बच्चों? आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट सवाल में पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल 2 नंबर ये रहा। लेखक के दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, क्यों? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकते हैं, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीण में ही क्या करती है, निहित होती है। आसान जवाब है प्यारे बच्चों, कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्म से दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि, आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। सवाल नंबर 4 है प्यारे बच्चों। भारत किस तरह से अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? स्पष्ट करें। अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। भारत का इतिहास जो है विश्व के सभी देशों के इतिहास से क्या है? अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को क्या करी? उज्जवल बना रही है। जिससे भारत के युवा इतिहास को सीख कर अपने भविष्य को क्या कर रहा है? उज्जवल बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्यारे बच्चों लास्ट सवाल है, देखिएगा। लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं? लेखक जो है वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं। भारत के इतिहास को क्या बताते हैं? वास्तविक इतिहास बताते हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है, सीखने को है। प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें, और जो है वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और ये जो 5 सवाल आपको क्या करना है, कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।